Good morning, respected teacher and my fellow batchmates. I am today present here to present my seminar in front of you, which is on the topic of शरद ऋतु. तो यहाँ पे मैंने अपने टॉपिक के लिए रेफरेंस अष्टांग हृदय का दिया है. ऋतुचर्या is the third chapter of अष्टांग हृदय. The word ऋतुचर्या is made up of two words. First one is ऋतु, which means season, and second one is charya, which means do's and don'ts in those seasons. तो ऋतुचर्या अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो किसी भी ऋतु में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य बना रहे. अब हम अपने स्पेसिफिक ऋतु पे आने से पहले सारे ऋतु का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. 6 ऋतु होती हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत. इन 6 ऋतुओं को हमने 2 काल में विभाजित किया है. पहला है आदान काल या उत्तरायण. इसमें सूर्य की गति उत्तर की दिशा की ओर होती है और सूर्य बलवान होता है. सूर्य के बलवान होने के कारण जितने भी प्राणी हैं उनका बल हीन होता है. दूसरा है विसर्ग काल या दक्षिणायन. इसमें सूर्य की गति दक्षिण की दिशा की ओर होती है और इसमें चंद्रमा का बल जो होता है वो ज्यादा होता है और चंद्रमा अपने सौम्य गुण से सभी प्राणियों को पोषण एवं बल प्रदान करता है. अब हम अपने स्पेसिफिक ऋतु पे आ जाते हैं जो कि है शरद ऋतु. शरद ऋतु को हम इंग्लिश में ऑटम सीजन बोलते हैं. ये अश्विन और कार्तिक मास में आता है और इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये अक्टूबर से नवंबर तक चलता है. पहले ही हमने देख लिया कि विसर्ग काल में आता है तो इसमें चंद्रमा का बल ज्यादा होगा और शरद ऋतु वर्षा ऋतु के पश्चात आता है. तो वर्षा ऋतु में जो संचित पित्त है वो शरद ऋतु में सूर्य की किरणों के कारण कुपित हो जाता है. अब इस कुपित पित्त को शांत करने के लिए हमें तिक्त घृत का सेवन करना चाहिए, विरेचन करना चाहिए और रक्त मोक्षण करना चाहिए. अब देखते हैं हमें क्या आहार लेना चाहिए शरद ऋतु में. शरद ऋतु में अच्छी भूख लगने पर ही भोजन का ग्रहण करना चाहिए और लघु आहार का सेवन करना चाहिए क्योंकि पित्त के प्रकोप के कारण जठराग्नि मंद हो जाती है. इस ऋतु में हमें मधुर, तिक्त और कषाय रस के द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये पित्त सामक होते हैं. कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो शरद ऋतु में हमें फूड्स कंज्यूम करने चाहिए, जैसे साली चावल, मूंग, मिश्री, परवल, मधु, जांगल मांस इत्यादि. अब देखते हैं हंसोदक. हंसोदक का अर्थ है जो हंस के समान शुद्ध और निर्मल हो. सूर्य की किरणों से उष्ण तथा चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ जो पवित्र जल है उसे हंसोदक जल कहते हैं. हंसोदक जल जो होता है ये ना तो अविष्यंती है ना रुक्ष है, मतलब ना तो ज्यादा हाइड्रेटिंग है ना ड्राई है. ये बिल्कुल परफेक्ट वाटर है हमें शरद ऋतु में कंज्यूम करने के लिए. ये शुद्ध है और त्रिदोष हर है, ये मलों को जीतने वाला होता है. हम हंसोदक जल कैसे बनाएं? तो शरद ऋतु में हम एक ग्लास के बॉटल में पानी भर के सूर्य के उस डायरेक्शन में रखें जहाँ पूरे दिन उस पर सूर्य की किरणें पड़े ताकि वो अच्छे से उष्ण हो जाए, और रात को उस डायरेक्शन में रखें जहाँ चंद्रमा की उस पर किरणें पड़े ताकि वो शीतल हो जाए, और इस जल को हम अगले दिन प्रयोग कर सकते हैं. यही है हंसोदक जल. अब देखते हैं विहार. शरद ऋतु में क्या विहार करने चाहिए? रात्रि के प्रथम प्रहर में हमें चंद्रमा की किरणों का सेवन करना चाहिए, लेकिन आचार्य चक्रपाणी का मत है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमें ठंड लग सकती है. शरद ऋतु में हमें शीतलता प्रदान करने वाले वस्त्रों को धारण करना चाहिए, चंदन का लेप लगाना चाहिए इत्यादि. अब देखते हैं अपथ्य. शरद ऋतु में हमें क्या नहीं करना चाहिए, किनका त्याग करना चाहिए? सबसे पहला है तुषार यानी ओस. दूसरा है छाल, एल्कलाइन सब्सटेंस, दही, वसा, तेल. अधिक भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि पित्त के प्रकोप के कारण जठराग्नि मंद रहती है. तीक्ष्ण मद्य यानी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए. दीवा सपना नहीं करना चाहिए और पूर्व दिशा की वायु का त्याग करना चाहिए. अब कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं शरद ऋतु का. शरद ऋतु में होने वाली कॉमन डिजीजेस तो ये है इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, सीजनल एलर्जीज, साइनसाइटिस, अर्थराइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ईयर इन्फेक्शन, अस्थमा, थ्रोट इन्फेक्शन एंड स्टमक इन्फेक्शन. दीज आर द कॉमन डिजीजेस व्हिच हैपन इन शरद ऋतु. इनसे बचने के लिए हम ऋतुचर्या का पालन कर सकते हैं और उससे इनको साध्य भी कर सकते हैं.